आज हम बात करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर के बारे में। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा। इसमें हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में, है ना। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण एवं समीकरण। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया के कई प्रकार हैं, है ना। रासायनिक अभिक्रिया कई तरह से होते हैं, लेकिन मुख्यतः जो रासायनिक अभिक्रिया है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला रासायनिक अभिक्रिया जो है वो है संयोजन रासायनिक अभिक्रिया, है ना। संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। संयोजन रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे, है ना। सबसे पहला है संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। संयोजन रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, इस रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि दो अभिकारक, है ना, दो अभिकारक आपस में रासायनिक अभिक्रिया करके एक एकल उत्पाद बनाते हैं, है ना। क्या बनाते हैं? एकल उत्पाद बनाते हैं। इसमें क्या होता है कि दो रासायनिक अभिक्रिया, दो अभिकारक मिलकर, है ना, दो अभिकारक मिलकर, दो अभिकारक या दो से अधिक अभिकारक भाग लेते हैं, है ना, इसमें, और एकल उत्पाद बनाते हैं, है ना। कितने अभिकारक भाग लेते हैं? दो या दो से अधिक अभिकारक भाग लेते हैं और एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। एक नए प्रकार के गुण वाले वस्तु का निर्माण करते हैं, है ना। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो कहता है इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, है ना। इस रासायनिक अभिक्रिया में, इस रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में, अभिक्रिया में दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, है ना, अभिकारक मिलकर, अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद, एकल मतलब अकेला, है ना। एकल मतलब क्या होगा? अकेला, है ना। एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। कैसे उत्पाद का निर्माण करते हैं? एकल मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। एकल मतलब एक उत्पाद, है ना। एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, का निर्माण करते हैं। ठीक है, क्लियर है। जैसे इसको हम समझ सकते हैं, इस रासायनिक अभिक्रिया को, यदि A+B मिला तो बन पा रहा है C, तो क्या कहलाएगा? संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहलाएगा? संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है, इसका हम उदाहरण लेंगे। जैसे में अभी हम कोयले को जला दें, कोयले में क्या होता है? कोयला में कार्बन होता है। कोयला में क्या होता है? कार्बन होता है। और कोयले को यदि हम जला दें तो कोयला में कार्बन होता है, तो क्या है? कोयला जलेगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में। मतलब बिना ऑक्सीजन के आग तो जलता नहीं, है ना। आग क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में होना होता है। तो कोयला जलेगा, है ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ठीक है, तो कहता है, जैसे देख लेते हैं, C, उदाहरण लेते हैं यहां पर, C+O2, तो क्या बनाएगा? CO2,
सी क्या है यहाँ पर, सी यहाँ पर क्या है, कार्बन है जो कि सॉलिड है। वो क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन है ना। और ये क्या है, ऑक्सीजन कहते हैं गैस ने, ऑक्सीजन क्या होगा, गैस होगा। और ये CO2 क्या है, गैस है। तो ये हुआ संयोजन रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण। कहता संयोजन रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगा, इस रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक है ना, अधिक अभिकारक, अभिकारक किसको कहते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, उसे हम अभिकारक कहते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, कुछ और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे में H2+O2 तो जल का निर्माण करेगा, है ना। कई उदाहरण है, उदाहरण एक दो और लिख देते हैं, इधर जगह है ये, H2+O2 तो क्या बनाएगा, H2O, है ना। ये क्या है, तत्व, ये क्या है, तत्व, क्या बना पा रहा है, यौगिक, है ना, यौगिक बना पा रहा है। ये तत्व है, ये तत्व है और ये भी तत्व है ना, दोनों तत्व है और दोनों मिला करके क्या बना पा रहा है, यौगिक बना पा रहा है। क्या बना पा रहा है, यौगिक बना पा रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। A+B बन गया C, मतलब देखो A में अलग गुण होंगे, B में अलग गुण होंगे, और एक नया जो बना उससे उन दोनों से भिन्न बन गया, अलग बन गया। मतलब अगर देखा जाए तो तत्व और तत्व मिले और यौगिक का निर्माण कर दिए। जरूरी नहीं कि तत्व और तत्व भी मिलेंगे, हो सकता है यौगिक यौगिक मिलकर के एक अलग यौगिक का निर्माण करें, मिश्रण का निर्माण कर दे, है ना वो। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, तत्व और तत्व मिलकर के क्या बना रहे हैं, यौगिक बना पा रहे हैं, है ना। क्या बना पा रहे हैं, यौगिक बना पा रहे हैं। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में, है ना। कहता है इस अभिक्रिया में क्या होता है कि जब उत्पादन का निर्माण होता है ना तो उससे ऊष्मा निकलता है। इस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादन के निर्माण के दौरान, है ना, निर्माण जब होता है उसी समय उत्पादन के निर्माण के दौरान क्या होता है कि ऊष्मा निकलता है। क्या निकलता है, ऊष्मा निकलता है। उत्पादन के निर्माण के दौरान ऊष्मा निकल पाता है ना। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, तो इसको हम मिटा लेते हैं ताकि काफी जगह बच सके और हम अच्छे से बता सकें, है ना। तो दूसरा में हम बात करेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में। छिपता है, छिप रहा है मतलब बाहर निकाल रहा है ना, खेप रहा है बाहर के। क्या खेप रहा है, तो ऊष्मा खेप रहा है, ऊष्मा बाहर निकाल रहा है। इसको हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, है ना। ऊष्मा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कहता है कि इस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादन के निर्माण के दौरान, इस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादन के निर्माण के दौरान, है ना, इस रासायनिक अभिक्रिया में, अभिक्रिया में उत्पादन निर्माण के दौरान, है ना, उत्पादन निर्माण के दौरान, निर्माण के दौरान क्या होता है, ऊष्मा का निष्कासन होता है। ऊष्मा का निष्कासन हो, ये तो उत्सर्जन में कल है ना, निष्कासन बाहर निकले, ये तो उत्सर्जित हो, है ना। निष्कासन कहेंगे तो बेहतर होगा। चलो, तो ऊष्मा का क्या हो, निष्कासन हो, ऊष्मा का निष्कासन हो, निष्कासन मतलब बाहर निकले, निष्कासन मतलब बाहर निकलना, उत्सर्जित मतलब भी हुए, निष्कासन हो, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। ऊष्मा छेप रहा, ऊष्मा निकाल रहा है। जैसे यदि हम कैल्शियम को
मार्केट से लाएं, है ना, कैल्शियम को मार्केट से लाएं, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को, ये तो है ना जो चूना होता है ना, उसको हम लाएं मार्केट से, और उसको हम किसमें मिलाएं, पानी में मिलाएं। किसमें मिलाएं, पानी में। तो पानी में मिलाने के बाद क्या होगा कि वो उष्मा का निष्कासन करेगा। किसका निष्कासन करेगा, उष्मा। क्यों ऐसा, क्यों उष्मा का निष्कासन क्यों होगा, क्योंकि जब हम उसको पानी में मिलाते हैं तो वो रासायनिक अभिक्रिया करके उष्मा उत्सर्जित करता है, उष्मा बाहर निकलता है और क्या होता है, ताप उत्पन्न करता है ना। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि वहां पर कैल्शियम जो है ज्यादा सक्रिय तत्व है। सक्रिय मतलब समझता है ना, सक्रिय मतलब और अंदर ज्यादा हलचल है ना, होता ना कोई आदमी जिसके अंदर ज्यादा हलचल मचा होता है अंदर से, है कि नहीं। चलो, तो उसी प्रकार से है कैल्शियम। तो हम लिख देते हैं, इसमें है प्राकृतिक गैस का दहन, CH4 प्लस O2, है ना, ये प्राकृतिक गैस होता है CH4, है ना। प्राकृतिक गैस में मिले होते हैं एथेन, मेथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, है ना। ब्यूटेन ज्यादा मात्रा में मिले होते हैं, ये सब प्राकृतिक गैस है, ठीक है। तो CH4 क्या हुआ, गैस हुआ, क्या हुआ, गैस। और किसकी उपस्थिति में गैस जलेगा, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ऑक्सीजन भी क्या हुआ, गैस, है ना, ऑक्सीजन भी क्या हुआ, गैस। तो जब CH4 और O2 मिलेगा तो वो बनेगा H2O, है ना। क्या बन पाएगा, H2O और CO2। जब कोई चीज जलता है तो क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। कोई भी वस्तु हो जिसका दहन हो तो क्या निकालेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। दहन के बाद क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये निश्चित तौर पर सत्य है कि कोई भी वस्तु जब जलता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा CO2 और क्या निकलेगा H2O, है ना। इसको संतुलित करना, ऐसे भी ये संतुलित, इसको संतुलित, हाँ ये संतुलित है पहले से। अगर हम इसको देखें यहाँ तो H4 है, इधर H क्या है, 2 है, बस 2 यहां लिख दो, 2 दूना 4, ये 2 परमाणु हैं और 2 परमाणु के अंदर 2 अणु हैं, 2 अणु हैं, तो 2 दूना 4 परमाणु टोटल हुए, है ना। 4 परमाणु, इधर भी 4 परमाणु हाइड्रोजन के, ये क्या हो गए, संतुलित हो गए, ये संतुलित हो गए। अब उसके बाद हम बात करेंगे कि श्वसन भी क्या है। श्वसन भी एक प्रकार का ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है ना, इसको लिख ले कि श्वसन क्या है, श्वसन भी क्या है, एक प्रकार का ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। श्वसन क्या है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्यों है, तो इसमें क्या होता है, ग्लूकोज टूटते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ग्लूकोज का क्या होता है रासायनिक सूत्र, C6H12O6, है ना। C6H12O6 ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होते हैं, विखंडित होते हैं, टूटते हैं, है ना। क्या होता है, टूटते हैं, ठीक है। C6H12O6 क्या है, श्वसन, O2 कितना है, कार्बन O2, हाँ सही थे। ऑक्सीजन इधर 2 है ना, ठीक, और इधर क्या है, ऑक्सीजन 2 है ना, इधर ओ, एक CO2 है, CO2O है इसमें, नहीं तो कितना हुआ, 2 2 4, और इधर भी, अच्छा इधर भी हम 2 गुना कर देते तो चलो अब संतुलित हो गया। चलो इसको संतुलित कर दिए। श्वसन क्या है, एक प्रकार का ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, ऊष्मा निकालता है, ऊष्मा का निष्कासन करता है, ठीक। तो
इसमें क्या होगा कि जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, है ना, कोई चीज टूटेगा तो क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H12O6, C6H12O6 किसका होता है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। किसकी उपस्थिति में टूटेगा, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, है ना। हम लोग जो है श्वास लेते हैं नासा द्वार से, और श्वास जाता है, कहाँ जाता है, तो श्वास पहुंचता है, कहाँ पहुंच पाता है, तो वो जो है ना फुफ्फुस के पास, और कुपिका उसको साफ करके रुधिर में मिला देती है, और रुधिर से प्रत्येक कोशिका के पास जाता है, और कोशिका में क्या होता है, ग्लूकोज का विखंडन होता है ना। वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन पढ़ा होगा जे प्रकरण में। तो क्या है, C6H12O6 ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका विखंडन होगा, O2, है ना। तो क्या निकलेगा, H2O, 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 और इसमें क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। प्लस में क्या निकलेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब CO2, CO2। इसको आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, इसको संतुलित भी कर सकते हैं, ठीक है। 6 6 6, है ना, 6 6 6, अभी हम 6 और 6 लिख दें तो ये क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया संतुलित हो जाएगा। इसको चेक करके भी लिख सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट लिखना जरूरी नहीं, इसको आराम से संतुलित भी कर सकते हैं, ठीक है, संतुलन करने का जो नियम है उसके अनुसार से। तो ये हो गया, देखो कार्बन क्या है, 6 है, तो यहाँ इस तरफ कार्बन कितना है, 6 है, ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 12 है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 6 दूना 12 है, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन जो है वो, ऑक्सीजन कितना है, O6, C6H12O6, 6 इधर और 6 इधर, है ना, 12 हो गया, 6 और 12 कितना हुआ, 18, नहीं, तो ऑक्सीजन इधर कितना है, ऑक्सीजन कितना है, 6 दूना 12, 6 दूना 12 हुआ ना, और क्या हो गया, और इधर क्या है 6, अब 12 6 कितना हो गया, 18, तो इधर भी 18 है। चलो ये रासायनिक अभिक्रिया क्या है, संतुलित है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे वियोजन अभिक्रिया। वियोजन, वियोजन, है ना, वियोजन का अर्थ होता है वियोजित होना, टूटना, है ना, विखंडित होना, ठीक है, बंटवारा होना। इसके बाद हम बात करेंगे वियोजन अभिक्रिया के बारे में। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि कोई एक जो है अभिकारक वो टूटकर 2 या 2 से अधिक नए उत्पाद का निर्माण करती है ना। तो उसको ये तो प्रकाश तोड़ने के लिए प्रकाश देना हो, ये तो उष्मा देना हो, ये तो कुछ भी देना हो, है ना, कुछ ना कुछ देना पड़ता है, ठीक, उष्मा देना होता है, ये तो प्रकाश देना होता है, ये तो विद्युत देना होता है ना। तो हम बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया के बारे में। किसके बारे में, वियोजन अभिक्रिया के बारे में, ठीक। वियोजन अभिक्रिया, वियोजित हो जाना, है ना, वियोग में रहता है, टूटने के बाद क्या है, बड़ा दुख होता है आदमी को, है ना। तो वियोजन, वियोग, है ना, वियोग एक शब्द है, वियोग का अर्थ होता है दुख, है ना। तो इसमें भी होता है वियोजन अभिक्रिया। कहता है इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, वियोजन अभिक्रिया। ये हमारा हो जाएगा तीसरा ना। अभी तक मैं 2 रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बात कर चुके हैं, वियोजन रासायनिक अभिक्रिया, है ना, रासायनिक अभिक्रिया, वियोजन रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। कहता है इस अभिक्रिया में एक अभिकारक, है ना, इस रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, एक अभिकारक, है ना, इस रासायनिक अभिक्रिया में एक अभिकारक, मतलब एक ही अभिकारक होते हैं जो टूटते हैं, किसी के कारण से टूटते हैं, है ना। तो उसको लिखा जाता है, उसको कह ले तो एक प्रकार का एक माध्यम कह सकते हैं उसको, ठीक है। कहता है इस रासायनिक अभिक्रिया में
इस रासायनिक अभिक्रिया में एक अभिकारक टूटकर, है ना, क्या होते हैं, टूट जाते हैं, टूट कर दो या तो दो से अधिक, दो या तो दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, है ना, उत्पाद का निर्माण करते हैं, उत्पाद का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं, ठीक है। कहता है इस रासायनिक अभिक्रिया में एकल अभिकारक, कितने अभिकारक, एक अभिकारक, मतलब एक ही अभिकारक होते हैं और जिनको टूटकर, है ना, कितना अभिकारक, दो या तो दो से अधिक उत्पाद में बदलना होता है, उत्पाद में, मतलब उत्पाद का निर्माण यहां भी हो पाता है, किसके कारण, तो एक अभिक्रिया के कारण, एक अभिकारक के कारण, सॉरी, एक अभिकारक के कारण। एक अभिकारक किसको कहेंगे, तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या हो, भाग ले, उसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, है ना। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया वियोजन अभिक्रिया, इसको हम कहते हैं विघटन अभिक्रिया भी, है ना, विघटित रासायनिक अभिक्रिया, ये तो विघटन रासायनिक अभिक्रिया, इस तरह से कई जगह अलग अलग तरह से लिखे होते हैं, है ना। तो जिसमें क्या होता है कि ए अभिकारक जो है, ए अभिकारक जो होते हैं वो टूटते हैं, किसमें टूटते हैं, तो बी प्लस सी में, है ना, बी प्लस सी में। मान लो ए अभिकारक है और ये किसको, ये इसको कुछ भी दिए हों, मान लेते उष्मा दे दिए, या तो विद्युत दे दिए, तो कुछ भी दे दिए, प्रकाश दे दिए, किसी प्रकार का एनर्जी दे दिए इसको, ठीक है। तो इसने क्या किया, अपने आप को विखंडित कर दिया, तोड़ दिया, है ना, बी और सी के रूप में। तो ये कहलाएगा वियोजन अभिक्रिया। और वियोजन अभिक्रिया भी कई प्रकार के होते हैं, विद्युत वियोजन, प्रकाशीय वियोजन, उष्मीय वियोजन, ठीक है, कई प्रकार के होते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, है ना, उष्मीय वियोजन, उष्मीय वियोजन, है ना, उष्मा द्वारा वियोजन, है ना, उष्मा द्वारा वियोजन, ठीक है। तो एक होता है फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट को बनाया कैसे जाता है, तो फेरस मतलब लोहा होता है, सल्फेट, है ना, सल्फेट मतलब सल्फर, जिसको हम कहते हैं गंधक, है ना। तो लोहे और गंधक को एक साथ मिला करके उसको उष्मा दिया जाता है ना, ताकि वो दोनों एक दूसरे से क्या है, मिल सके, है ना। और रासायनिक अभिक्रिया हो पाता है तो कौन क्या बन पाता है, फेरस सल्फेट। और फेरस सल्फेट को हमें तोड़ना है तो फिर से हमें क्या देना होगा, उष्मा देना होगा, फिर से हमें क्या देना होगा, उष्मा देना होगा, है ना। तो ये हो गया हमारा एक उदाहरण, क्या है उदाहरण, कहता फेरस सल्फेट, है ना, FeSO4, है ना, 2FeSO4, समीकरण इसका लिखते हैं यहां पर, इधर ध्यान दो, समीकरण इधर लिख रहे हैं, समीकरण हम लिखते हैं, समीकरण हो जाएगा 2FeSO4, 2FeSO4, और इसको तोड़ना है, इसको तोड़ना है किसकी उपस्थिति में, तो इसको जो है तोड़ना है उष्मा की उपस्थिति में, उष्मा देने के बाद, तो उष्मा देंगे तो क्या टूटेगा, Fe प्लस SO3SO4 के रूप में ये टूटेगा, SO4 के रूप में, है ना, 2FeSO4, है ना, FeSO3SO4 के रूप में ये टूटेगा, ठीक है। इसको जो है SO2 और SO3 के रूप में टूटेगा, सभी SO2 और SO3 के रूप में, SO2 और SO3, परमाणु संख्या लिखने में गलती हुई, तो हो गया Fe प्लस SO2 प्लस SO3, है ना। FeSO4, ठीक है। तो ये हो गया, क्या हो गया, उष्मीय वियोजन, इसको हम क्या कहेंगे, उष्मीय वियोजन। यहां देखना है कि यहां क्या है, इसको हम कहते हैं उष्मीय वियोजन,
है ना। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, दो पक्ष होते हैं, LHS और RHS। LHS होते हैं और क्या होते हैं, RHS होते हैं, है ना। एक दायां पक्ष होता है, क्या होता है, बायां पक्ष, है ना। तो जो दायां पक्ष होता है, जो बायां पक्ष होता है वो अभिकारक होता है, और दायां पक्ष क्या होता है, उत्पाद होता है। ठीक है, ये जो पक्ष होता है इसको हम क्या कहते हैं, अभिकारक, और इस पक्ष को हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो ये तो रासायनिक समीकरण संतुलित है 2, और यहाँ क्या है 2, यहाँ भी 2 दे सकते हैं, SO4 SO3। अच्छा, इसको संतुलन ना करते हुए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हो गया, उष्मीय वियोजन। इसको हम क्या कहेंगे, उष्मीय वियोजन, है ना। कौन सा अभिक्रिया, उष्मीय वियोजन। ठीक है, उष्मीय वियोजन। Fe2O3 है ना, अच्छा यहाँ मिस्टेक है तो ना, Fe2O3 के रूप में टूटेगा। अब जो है ये लगभग संतुलित होगा, है ना, Fe2O3। तो ये हो गया उष्मीय वियोजन, मतलब फेरस सल्फेट को हमने तोड़ा किसके रूप में, फेरस ऑक्साइड और सल्फर और सल्फर के रूप में, है ना। फेरस सल्फेट कैसे बन पाया था, तो फेरस सल्फर और ऑक्सीजन के रासायनिक संयोग से, है ना। फेरस मतलब लोहा, है ना, सल्फर मतलब गंधक, है ना, ऑक्सीजन ओ मतलब ऑक्सीजन, है ना। तीनों के रासायनिक संयोग से क्या बनता है, फेरस सल्फेट। और इसको हमने उष्मा दिया तो क्या बना, फेरस ऑक्साइड। किसके रूप में टूटा, तो सल्फर ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड के रूप में टूटा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा उष्मीय वियोजन, है ना। कौन सा वियोजन, उष्मीय वियोजन। ये सबसे पहला हो गया उष्मीय वियोजन। ये थे उष्मीय वियोजन के उदाहरण। सर्वप्रथम ये हो गया उष्मीय वियोजन। ठीक है, उष्मीय वियोजन के ये क्या हो गए थे उदाहरण। अब कई प्रकार के वियोजन होते हैं, जैसे होते हैं, ये हम देख सकते हैं उष्मीय वियोजन का एक और उदाहरण ले सकते हैं, कैल्शियम, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। यदि हम कैल्शियम कार्बोनेट को उष्मा दें तो क्या होगा, तो वो जो है टूटेगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। किसके रूप में, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। इसको हम समझाने का प्रयास करते हैं। इसके बाद हम बताते हैं उष्मीय वियोजन का एक और उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, उष्मीय वियोजन, है ना, उष्मीय वियोजन। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले समीकरण से ही शुरुआत करते हैं। देखो, यदि हम कैल्शियम को लाएं और वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएं तो क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बना पाएगा। क्या बना पाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, और कैल्शियम ऑक्साइड को हम यदि हम जल में मिला दें, किसमें मिला दें, जल में, तो बना देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, है ना, CaOH को यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रासायनिक अभिक्रिया करवा दें तो वो बना देगा कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, CaCO3। और इसी को क्या करना है, विखंडित करना है। कैल्शियम, है ना, जो कैल्शियम कैसा होता है, सफेद होता है, उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो बना देगा कैल्शियम ऑक्साइड, और उसमें जल मिलाएंगे तो क्या बना देगा, CaOH2, जिससे हम क्या करते हैं, दीवार को पेंट करते हैं। और दीवार को जब पेंट करते हैं तो क्या होता है, श्वेत रंग का नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बना देता है, वो श्वेत बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट की तरह, है ना। वो एक परत है और उस परत को हम हटाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, उसको गर्म करेंगे। फिर से हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, हम उसको गर्म करेंगे तो दो चीजों के रूप में टूटेगा, एक कैल्शियम ऑक्साइड और एक कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बोनेट के रूप, कैल्शियम ऑक्साइड और
कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में टूटेगा। किसके रूप में? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में टूटेगा, विखंडित होंगे, है ना। तो यहाँ पर हम इसको विखंडित करने का प्रयास करते हैं। CaCO3 को हम क्या देंगे? उष्मा देंगे। क्या देंगे? उष्मा देंगे, है ना। और उष्मा देने के बाद क्या होगा? CaO के रूप में टूटेंगे और CO2 के रूप में, CO2 के रूप में टूटेंगे, ठीक है, CO2, है ना। कुछ इस प्रकार से टूटेंगे, ठीक है। तो इधर क्या हुआ? ऑक्सीजन 3 है और इधर कितना है? ऑक्सीजन 3 है। तो ये पहले से संतुलित है, इसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये होगा उष्मीय वियोजन, है ना। ये जो लाइन है ये कहलाएगा उष्मीय वियोजन, है ना, उष्मीय वियोजन, है ना। ये हम समझाएं कि कैल्शियम कार्बोनेट मेरे पास कहां से आ पाया। कैल्शियम एक क्या है? एक पदार्थ है ना। कैल्शियम एक पदार्थ है, तत्व है ना, शुद्ध पदार्थ है। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। उसमें से कैल्शियम क्या है? तत्व है, ठीक है, जो अकेला है, जिसको हम विखंडित नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते हैं, है ना, कैल्शियम है। चलो ठीक है, उसमें वियोजन के बाद हम बात करते हैं, है ना। उसमें वियोजन के बाद हम बात करते हैं वैद्युतीय वियोजन के बारे में। किसके बारे में? वैद्युतीय वियोजन के बारे में। देखो, हमारा जो जल है वो जल क्या है? एक प्रकार का यौगिक है। जल क्या है? यौगिक है। जल जो है किससे किससे मिलकर बना है? तो जल जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक संयोग से मिलकर बना है ना। जल किससे बना है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक संयोग से मिलकर बना है ना। उसी को हम कहते हैं जल। और यहां पर हम क्या करेंगे? जल को विखंडित करेंगे। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है तो उससे हाइड्रोजन को हम निकाल सकते हैं और ऑक्सीजन को भी निकाल सकते हैं। क्लियर है? यदि हम जल से हाइड्रोजन निकालें तो हाइड्रोजन क्या है? ज्वलनशील पदार्थ है ना, ठीक है। और इससे क्या है? कई काम किए जा सकते हैं, है ना। एक आविष्कार हुआ था, अभी भी है, लेकिन वो पूरी तरह से क्या है? लागू नहीं है, पूरी तरह से वर्क नहीं कर रहा है, वो सक्षम नहीं है, ठीक है, पूरी तरह से। उसमें क्या हुआ था कि हाइड्रोजन, जल से हाइड्रोजन की जो निकालने की प्रक्रिया है वो करके हाइड्रोजन निकाला जाता था और हाइड्रोजन से गाड़ी को चलाया जाता था, है ना। तो गाड़ी जो है ज्यादा जल को ही ढोने में रह गया, तो सवारी को नहीं ढो पाया, इसलिए गाड़ी नहीं चल पाया, है ना। जिसको ढो रहा था उसी के कारण से वो क्या है? चल भी रहा था। तो ये क्या है? पूरी तरह से फ्लॉप कर गया, कह ले तो। उसके बाद हम पढ़ते हैं विद्युत वियोजन के बारे में, हाँ। इसको हम मिटा ही लेते हैं तो काफी जगह बच जाएगा। विद्युत वियोजन, विद्युत वियोजन, वैद्युत वियोजन। जैसे हम लेते हैं वैद्युत वियोजन में क्या है कि हमारे पास H2O है, H2O, H2O है, क्या है? H2O है, ठीक है, H2O है ना। तो H2O को हम क्या देंगे? वैद्युत देंगे। क्या देंगे? विद्युत देंगे, है ना, उष्मा देंगे, उष्मा कहते हैं, सॉरी, विद्युत देंगे, आवेश देंगे, ठीक है, विद्युत देंगे। तो किसके रूप में टूटेगा? H2 प्लस O2 के रूप में टूटेगा, है ना। जब हम किसी को विद्युत देते हैं, जैसे एक जल है, ठीक है, तो ये एक रोड हो जाएगा, इसमें डालेंगे प्लस का, एक डालेंगे माइनस का, एक होगा एनोड, एक होगा कैथोड। एनोड और क्या हो जाएगा? कैथोड, है ना, कैथोड, ठीक है। ये एनोड हो जाएंगे और कैथोड हो जाएंगे, ठीक। और इसमें क्या होगा? जल होगा, H2O, H2O होंगे, ठीक है। और एनोड और कैथोड, ठीक है। एक पर क्या होगा? ऑक्सीजन मुक्त होंगे, है ना। एक पर क्या होंगे? हाइड्रोजन मुक्त होंगे। एक पर ऑक्सीजन, एक पर ऑक्सीजन मुक्त होंगे, है ना। ये वाला पर ऑक्सीजन मुक्त होंगे, ऑक्सीजन, ठीक है। और इस पे क्या होगा? कैथोडवा पर तो हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन, ड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन मुक्त होंगे। क्लियर है? एनोड और कैथोड, कैथोड पर क्या मुक्त होंगे? हाइड्रोजन मुक्त होंगे। एनोड पर क्या मुक्त होंगे? तो ऑक्सीजन मुक्त होंगे, ठीक है। तो ये हो गया
इस प्रकार से मुक्त होंगे और इसको हम कहेंगे विद्युतीय वियोजन। कौन वियोजन? वैद्युत वियोजन। यहाँ पे क्या हुआ, जल को हमने विद्युत दिया और वो किसके रूप में टूटा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में मुक्त हो गए, है ना। ये भी क्या है, हाइड्रोजन हमारा गैस है ना। ऑक्सीजन भी हमारा क्या है, तो गैस है। ऑक्सीजन भी हमारा क्या है, गैस है, ठीक है। यहाँ पर कैथोड पर क्या मुक्त होंगे, इस रोड को हम कहेंगे कैथोड। क्या कहेंगे, कैथोड। और इसको हम कहेंगे एनोड। क्या कहेंगे, एनोड, ठीक है। इसको हम कहेंगे एनोड, है ना। एक होगा प्लस, एक होगा माइनस, प्लस और माइनस, ठीक है। तो कैथोड पर क्या मुक्त होंगे, हाइड्रोजन। एनोड पर क्या मुक्त होंगे, ऑक्सीजन। क्लियर है। तो ये हमारा हो गया जल, है ना। जल को हम क्या दे रहे हैं, विद्युत, है ना। ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, दो रोड हम डाल रहे हैं इसमें, ठीक है ना, प्लस माइनस का। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में मुक्त हो पा रहे हैं, ठीक है। क्लियर है। इसको हम कहेंगे वैद्युत वियोजन। कौन वियोजन, वैद्युत वियोजन, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, अगला है प्रकाशीय वियोजन। कौन सा वियोजन, प्रकाशीय वियोजन। मतलब इसमें क्या होगा कि हम प्रकाश देकर के किसी चीज को हम तोड़ेंगे, है ना। प्रकाश देकर के हम किसी चीज को तोड़ेंगे, तो अगला है प्रकाशीय वियोजन। कौन सा वियोजन, प्रकाशीय वियोजन। अगला जो होगा हमारा वो होगा प्रकाशीय वियोजन, है ना। प्रकाशीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन में क्या होगा, मान लेते मेरे पास है 2AgCl, 2Ag। Ag मतलब क्या हुआ, Ag मतलब क्या हुआ बताओ। Ag मतलब हो गया चांदी, है ना। और इसको हम देंगे, क्या देंगे, इसको हम देंगे प्रकाश देंगे। क्या देंगे, प्रकाश। प्रकाश जब हम देंगे तो ये टूटेगा Ag और प्लस Cl2 के रूप में। किसके रूप में, Cl2 के रूप में। तो यहाँ पर क्या है, AgCl2। यहाँ पर इसको क्या करना है, रासायनिक समीकरण को संतुलित कर देना है। क्या दे करके, तो यहाँ Ag 2 है, इधर भी Ag 2 हो जाएंगे। Cl इधर कितने हैं, 2 हैं, तो Cl यहाँ भी 2 है। तो ये हो गया क्या, प्रकाशीय वियोजन। इसको हम क्या कहेंगे, प्रकाशीय वियोजन। मतलब कहने का है सिल्वर क्लोराइड, इसको हम क्या कहेंगे, सिल्वर क्लोराइड, है ना, क्लोराइड, है ना। मतलब सिल्वर मिला और क्लोरीन मिला, तो क्या बना, सिल्वर क्लोराइड, है ना। सिल्वर और क्लोरीन के रासायनिक संयोग को, सिल्वर और क्लोरीन के रासायनिक संयोग को हम क्या कहेंगे, सिल्वर क्लोराइड। रासायनिक संयोग मतलब रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है दोनों के बीच में, तो क्या बना दिया, सिल्वर क्लोराइड। और सिल्वर क्लोराइड क्या है, एक प्रकार का यौगिक है। और जब हम इसको प्रकाश दिए तो ये क्या टूटा, Ag में, मतलब सिल्वर में और क्लोरीन में। Ag क्या है, ठोस है, सॉलिड है। Ag क्या है, सॉलिड है ना। और Cl क्या है, तो क्लोरीन जो है गैस सतह है, ठीक है। तो ये भी तत्व और ये भी तत्व, ठीक है। और ये क्या है हमारा, तो ये है यौगिक। क्या है, यौगिक। ये है यौगिक, क्या है हमारा, यौगिक, है ना। तत्वों के रासायनिक संयोग को हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब उसके बाद क्या है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, है ना, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होता है, किसी भी उत्पादन के निर्माण में, है ना। इस रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, किसी भी उत्पादन के निर्माण में क्या होता है कि हमें ऊष्मा देना होता है, तब जाकर के, है ना, अभिकारक के माध्यम से एक नए उत्पाद का निर्माण हो पाता है। मतलब उस रासायनिक अभिक्रिया को कराने के लिए हमें ऊष्मा देने की जरूरत होती है, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। मतलब ऊष्मा को क्या करता है, सोखता है ना। उसके बाद हम बात करेंगे विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक सक्रिय तत्व अपने से कम सक्रिय वाले तत्व को क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। इसको हम कहते हैं विस्थापन। विस्थापन दो प्रकार के होते हैं, एकल विस्थापन और द्विविस्थापन। एकल विस्थापन में क्या होता है कि जब एक तत्व किसी यौगिक से, उसके यौगिक से एक तत्व को बाहर निकाल करके उसमें मिल जाते हैं, तो उसको हम कहेंगे एकल विस्थापन। और द्विविस्थापन में क्या होता है कि दो तत्व
है ना, दो तत्व अपने से कम सक्रिय वाले तत्व को यौगिक से विस्थापित कर देते हैं एक दूसरे को, है ना, ये इसके पास चला गया, ये इसके पास चला गया, तो इसको हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन कहते हैं। ठीक है, द्विविस्थापन कहते हैं। और है उपचयन और अपचयन। उपचयन क्या है, उपचयन में क्या होता है, जब ऑक्सीजन मिला, ऑक्सीजन यदि किसी चीज में मिल पा रहा है तो उसको हम कहेंगे उपचयन, या तो हाइड्रोजन निकल रहा तो भी हम उसको क्या कहेंगे, उपचयन। और एक में क्या होता है कि हाइड्रोजन मिल पाता है, ऑक्सीजन निकल पाता है, तो उसको हम कहते हैं अपचयन। और उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को मिला करते हैं हम कहते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, रिडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, तो ये है। उसके बाद हम बात करेंगे कि संचरण क्या है। कभी कभी क्या होता है कि धातुओं में, है ना, जंग लग जाते हैं, उसमें जो है ना वो उसका क्षरण होने लगता है, उसका क्षय होने लगता है, बर्बादी होने लगता है, तो उसको हम लेप चढ़ा सकते हैं, है ना, उस पर मिश्रित धातु का लेप चढ़ा सकते हैं, ये तो हम उसको क्या कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, वो ऑक्सीकृत होने से बच जाएंगे, मतलब उसमें ऑक्सीजन मिलने से बच जाएंगे, और जब ऑक्सीजन मिलने से बचेंगे तो उनका क्षरण कम होगा, है ना। ठीक है, और एक है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता में क्या होता है कि वसा युक्त पदार्थ, ये तो खाद्य युक्त, वसा युक्त पदार्थ, ये तो तैलीय पदार्थ क्या होते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, है ना, वो सड़ जाते हैं, उसका विखंडन हो जाता है, वो टूटने लगते हैं, है ना, विखंडित होने लगते हैं। किसके कारण, ऑक्सीजन के कारण। जैसे ग्लूकोज किसके कारण टूटता है, C6H12O6 किसके कारण टूटता है, तो ऑक्सीजन के कारण टूट पाता है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर तैलीय पदार्थ, वसा युक्त पदार्थ किसके कारण टूटते हैं, ऑक्सीजन के कारण से। ऑक्सीजन मिल गया तो क्या होता है कि खराब हो जाता है। जैसे घर में, है ना, अचार बनता है ना, अचार, तो अचार क्या होता है, अचार को यदि हम खुला छोड़ दें तो क्या है, उसमें ऑक्सीजन मिल जाएंगे और उसमें विकार उत्पन्न होगा, विकार मतलब खराबी उत्पन्न होगा, और वो गंध देना शुरू करेंगे। इसी को हम कहते हैं विकार उत्पन्न हुआ, गंध देना शुरू किया, इसी को हम कहते हैं विकृत गंधिता। तो हमें क्या करना होगा विकृत गंधिता से बचने के लिए, वायुरोधी, वायुरोधी, है ना, वायुरोधी बर्तन में हमें रखना होगा अचार को, है ना, मतलब वायु का विरोध करे, वहां पर वायु उपस्थित ना हो, है ना, बंद करके रखते हैं जार में, शीशा वाला, है ना, और बड़ी मेहनत से घर में लोग अचार बनाते हैं और उसको क्या करते हैं, उसको बंद करके रखते हैं, खुला नहीं छोड़ते हैं। खुला छोड़ने के बाद क्या होगा, उसमें विकार उत्पन्न हो जाएगा, वो खराब हो जाएंगे, है ना। ठीक, तो यहीं तक है चैप्टर, लेकिन इसका जो परिभाषा है हम लिखेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।